नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8th का इतिहास पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह चैनल अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके और उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत के बंगाल क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया था। इसलिए उन्होंने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की नीति अपनाई। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। यानी जितना भी कर वसूलना कुछ हुआ ये कंपनी के पास था और काम करने की जिम्मेदारी नवाब को दे दी गई थी। इसी दौरान 1769 और 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुंचाने पर कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में भी लगे रहे। कंपनी के अधिकारी को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड ब्रिटिश मुद्रा ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानून में बदलाव का समर्थन किया। इसी कारणों में निम्नलिखित एक्ट पारित किए गए। आइए देखते हैं। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ होना शुरू हो गया था। पहला रेगुलेटिव एक्ट। यही सब स्टार्ट होते होते हमारे संविधान सभा का भी गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। रेगुलेटिव एक्ट 1773 इसमें कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 इसमें रेगुलेटिव एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि पहला क्या कहा गया, वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तीसरा, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर
गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी आपका वारेन हेस्टिंग बना था प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ना कि भारत का। भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। उसको मैं आगे पढ़ूंगी। इनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुई थी। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा पहला ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक और असैनिक राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट भी पास किए जो निम्नलिखित हैं। अभी नीचे देखते हैं। इसके पहले ये देख लेते हैं गवर्नर जनरल बंगाल का, गवर्नर चेन्नई, गवर्नर मुंबई, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया था बंगाल के। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? चेन्नई और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब एक्ट और वर्ष देख लेते हैं, उसमें क्या क्या मुख्य बदलाव हैं ये भी देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1793 इसमें, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं और इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। पहले इन दोनों पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन इसके तहत बम्बई और चेन्नई पे इनका नियंत्रण बढ़ा दिया गया और वे पार्षदों के फैसले को भी बदल सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निर्देशकों के पास ही बना रहा, परंतु इसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई थी। इसी के तहत ईसाई मिशनरियाँ भारत आना शुरू कर दी। उनको 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करने के लिए दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 इसमें, इस एक्ट से 1813 के अनुसार तो चाय के व्यापार को बंद नहीं किया गया था, लेकिन 1833 के अनुसार संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया था। अब किसी भी प्रकार का वे व्यापार नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1833, मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में, इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद से 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की, यानी सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा आपको इसी एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुई। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निर्देशकों के प्रशासनिक एकाधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 प्रमुख आधार थे: नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना और पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले से राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था।
ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति-रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उसके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पश्चात प्रांतीय और जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग-अलग थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं, परंपराओं से भली-भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। पहली बार इसी समय स्टार्ट हुई थी। इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 ईस्वी में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 ईस्वी में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 1876 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष हो गए। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। अब आप ही बता दीजिए, इस समय सिविल सर्विस की उम्र 32 और पीसीएस के लिए 40 है, लेकिन उस समय 19 वर्ष कर दी गई थी। कितने मुश्किल दौर से हमारे भारतीय एग्जाम देते थे, फिर भी वे पास करते थे। शिक्षा और प्रशासनिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी कराना था। ये जीके में पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स ने कब किया था, ये देख लीजिएगा। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वह यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि को सीखे, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग भी थी। उन्होंने ये लिखा भी था, देख लीजिए। कलकत्ता 11 दिसंबर 1823 इसको राजा राम मोहन राय ने जो लिखा था, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो वे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता है। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए अंग्रेजी शिक्षा का विकास भारत में किया, लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवान उस समय जो राजा राम मोहन राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और उन्होंने उस शिक्षा का लाभ उठाया और उनकी नीति से अवगत हुए और वे भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत प्रयास किए। भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने वालों का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। और उस समय 3 प्रकार की भूमि सुधार हुए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी प्रथा और महालवारी प्रथा। ये अक्सर पूछा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करने वालों को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था। यही जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त कहलाया। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक
रहता था, जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा तथा अवध प्रांत में थी। ये पूछा जाता था। बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त थी, जिसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था और जॉन स्टुअर्ट ने इनकी बहुत हेल्प की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी किसानों काश्तकारों को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि 30 वर्षों के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। महलवादी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूहों के स्वामित्व से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे। इसलिए इस प्रथा को महलवादी प्रथा कहा जाता था। ये कहाँ थी? पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब में थी और ये आपका दक्षिण प्रांत में था। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वालों से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते और मशीनों से तैयार माल भारत में लाते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था और यह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग अंग्रेजों के उद्योग के समक्ष टिक नहीं सके। इस कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।